हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। और मिड टर्म एग्जाम यानी कि टर्म वन एग्जाम की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। बस इसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए गुरुजी आ चुके हैं आपके बीच में। आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 9 साइंस के लिए मिड टर्म एग्जाम सीरीज में। और पहला चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 मोशन, यानी कि फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। साइंस में पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि लेक्चर का तरीका बदल दिया है। आज मैं जो भी टॉपिक डिस्कस करूंगा, चाहे वो रेस्ट और मोशन हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हो, हर टॉपिक के अंदर मैं आपको बताते चलूंगा कहां से एमसीक्यू मिलने वाला है, कहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, कहां से 2 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे, कहां से केस बेस्ड स्टडी आ सकती है, कहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। बिल्कुल तरीका बदल दिया है मैंने लेक्चर का, जिससे आपको फुल हेल्प मिले कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपके एग्जाम्स तो अच्छे जाएंगे ही, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तैयारी अच्छी हो गई, तो मार्क्स तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है ना। तो बस भांगड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाओ। कॉपी पेन निकाल लो और हर टॉपिक को नोट बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट करते चले जाओ कहां कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हेडिंग के साथ। हेडिंग लगा लीजिए मोशन। हेडिंग लगा लीजिए मोशन, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9। मोशन के अंदर आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मोशन के अंदर हमारा पहला टॉपिक आ रहा है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, हेडिंग लग गई। बच्चों मेरा आपसे एक सीधा सवाल यह है, आपने आज तक एक ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, सजीव हो निर्जीव हो, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, उसको किस परिस्थिति में देखा है, किस कंडीशन में देखा है। आपने या तो उसको चलते हुए देखा होगा, या तो आपने रुके हुए देखा होगा। कोई कहेगा नहीं भैया हमने तो बैठे हुए भी देखा है, हमने तो लेटे हुए भी देखा है, हमने तो ऊँघते हुए भी देखा है। भैया ये लेटना, ये बैठना, ये ऊँघना सब रेस्ट में आ गया। भैया हमने तो दौड़ते हुए भी देखा है, हमने तो धीरे धीरे सरकते भी देखा है। भैया ये सब चलने में आ गया। तो इन शॉर्ट में आपसे क्या कह रहा हूं, आपने यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो चलते हुए देखा है या रुके हुए देखा है, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट में देखा है या मोशन में देखा है, तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन हो सकती हैं। एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो हेडिंग लगा लीजिए रेस्ट एंड मोशन। एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो पहला सवाल आ जाएगा भैया व्हाट इज रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट। तुम लोग बहुत बेसिक सी डेफिनेशन जानते हो रेस्ट की, बताऊं क्या, जो आपको स्कूलों में पढ़ाई होगी और किताबों में भी आपने देखा होगा, या बहुत सारे टीचर्स क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन कहीं पे भी, तो वो लोग पढ़ाते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, समय बदलता है पर वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलता, तो हम उसे रेस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा है, सही डेफिनेशन है। हम इसको और एडवांस तरीके से पढ़ते हैं, इसको और एडवांस रूप देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, रेस्ट क्या क्या हो सकता है। रेस्ट को हम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। दूसरे उसमें हम डिफाइन करेंगे एक फिक्स पॉइंट में, और तीसरे उसमें डिफाइन करेंगे एक मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मूविंग ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, पॉइंट कुछ भी। 3 रेफरेंस में हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे और इन्हीं 3 पॉइंट के रेफरेंस में हम मोशन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले टाइम के रेफरेंस में, कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो काय में है, रेस्ट में है। बहुत सीधा सा एग्जांपल है, तुम लोग स्कूल जाते हो, मान लो कोचिंग जाते हो, चलो तुम कोचिंग गए, तुम्हारी कोचिंग का टाइम कितना है, 1 आवर। कितने, 5 PM to 6 PM। 5 PM to 6 PM तुम्हारी कोचिंग का टाइम है, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम है। तुम उस कोचिंग में जाके 1 घंटे के लिए बैठ गए, अपनी प्लेस ले ली। अब क्या उस 1 घंटे के दौरान तुम अपनी प्लेस को चेंज करोगे? तुम कहोगे नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, हमारी कोचिंग वाले सर होंगे, भैया होंगे, जो भी होंगे, डांट देंगे हमें कि भाई क्यों अपनी पोजीशन से बार बार उठ रहे हो। उस 60 मिनट्स के दौरान, उस 1 आवर के दौरान तुमने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तुम जिस चेयर पे, जिस बेंच पे जाके बैठे, तुम वहीं पे बैठे रहे। मतलब उस 1 घंटे के दौरान तुमने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इसे कहते हैं when an object does not change its position with reference to time। उसने टाइम के रेफरेंस में जब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, दैट इज नोन एज रेस्ट।
उसे कहते हैं हम रेस्ट। तुम कहोगे भैया फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में, फिक्स पॉइंट का ही बता देते हैं। फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में मान लीजिए आपका क्लासरूम है, या आपके क्लासरूम का या तो ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है। मैं बोर्ड लिख देता हूं, ग्रीन बोर्ड भी हो सकता है, व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। यहां पे आपकी बेंचेस लगी हुई हैं, ये बीच में एक रास्ता होता है चलने के लिए, ठीक है ना, जहां पे टीचर्स घूमता रहता है डंडा लेके, ये एंट्री गेट होता है। यहां पे आप बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, बोर्ड की पोजीशन तो फिक्स है, रोज तो चेंज होती नहीं। बोर्ड की जो पोजीशन है ये तो फिक्स है, ये तो रोज चेंज होगी नहीं। और नॉर्मल कंडीशन में जो बेंचेस रहती हैं ये भी अपनी जगह पे फिक्स है। मतलब बोर्ड और बेंच के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, बोर्ड और बेंच के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो डेली चेंज नहीं हो रहा है। ये देखो, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। यदि आप एक बार यहां बैठ गए, आप यहां पे बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप बेंच पे आके यहां बैठ गए, अब इस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कि बार बार? बोर्ड के रिस्पेक्ट में आप क्या कहोगे? बोर्ड के रेफरेंस में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मान लो बोर्ड और मेरे बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो क्या वो बार बार बदल रहा है? जब आप खड़े होगे तब बदलेगा ना, जब आप खड़े होकर मूव करोगे तब बदलेगा। जब आप बैठे हुए थे, जब आप अपनी प्लेस पे बैठे हुए हो, तब क्या बोर्ड के साथ आपका पोजीशन बदला? रिलेटिव डिस्टेंस बदला? नहीं बदला। तो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, तब भी आप काय में होते हो? आप रेस्ट में होते हो। तुम कहोगे भैया ये मूविंग ऑब्जेक्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको बीच में आके लिख लेते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पॉइंट, हाँ मूविंग ऑब्जेक्ट लो या पॉइंट, जो भी लिखना हो लिख लो। मान लो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ये दो दोस्त हैं, कोई भी दो दोस्त है, मान लो ए है और बी है। नाम नहीं लेते, नाम में क्या है ना, इंसान जब नाम लो तो इंसान उसमें धर्म ढूंढ लेता है, जात ढूंढ लेता है, भाषा ढूंढ लेता है, इसलिए मैंने कुछ नाम नहीं लिया, ए और बी ली थी। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों? जब मैं पहले नाम लेता था ना तो लोग कमेंट करते थे, भैया आप हमेशा ऐसे ही नाम क्यों लेते हैं, वैसे नाम क्यों नहीं लेते? तो मैंने नाम का चक्कर ही खत्म कर दिया। नाम में इंसान क्या ढूंढ लेता है? धर्म ढूंढ लेता है, नाम में जात ढूंढ लेता है। तो जब जात और धर्म ढूंढने लगे नाम में, तो हमने नाम ही लेना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ शिक्षा मिलेगी और वो सबको मिलेगी, सबको समान रूप से मिलेगी। क्लियर है? चलिए, तो भैया ए और बी दो छात्र हैं, दो स्टूडेंट हैं, दोनों स्कूल की छुट्टी हुई, दोनों साथ में निकले अपनी अपनी साइकिल को लेके, बिल्कुल एक सी स्पीड से चले जा रहे हैं। मान लो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल एक सी, दोनों एक से डायरेक्शन में बिल्कुल आजू बाजू में चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल आजू बाजू में, पूरे टाइम आजू बाजू में, पूरे टाइम आजू बाजू में, बिल्कुल। वैसे ऐसे चलना नहीं चाहिए रोड पे आगे पीछे चलना चाहिए, पर कई लोग देखा ना चार चार के झुंड में पैरेलल चलते रहते हैं। ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे कि भैया इसके रेफरेंस में ये रेस्ट में है, इसके रेफरेंस में ए रेस्ट में है, ए के रेफरेंस में बी रेस्ट में है, बी के रेफरेंस में ए रेस्ट में। यहां पे कोई अगर व्यक्ति खड़ा होगा, मान लो वो सी है, उसके लिए ये दोनों काय में है, मोशन में, पर ये एक दूसरे के लिए काय में हो गए, रेस्ट में। तुम कहोगे भैया कैसे? अरे ए और बी बिल्कुल आजू बाजू में साथ में चले जा रहे हैं। ये देखो, ये ए है ये बी है, दोनों साथ में चले जा रहे हैं। तो ए ने बी से कहा तुम मेरे रेफरेंस में काय में हो? रेस्ट में, क्योंकि तुम मेरे रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। तुम 5 सेकंड पहले भी मेरे बाजू में थे, अभी भी तुम मेरे बाजू में हो, अगले 10 सेकंड बाद भी तुम मेरे बाजू में होगे। तुमने मेरे रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तुम लगातार मेरे बाजू में चल रहे थे, मतलब तुम काय में हो गए? मेरे रेफरेंस में, रेस्ट में हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अपने पापा या अपने रिलेटिव के साथ बाइक में या कार में बैठते हो, तो कार मूव कर रही है, कार के साथ आपके पापा ही मूव कर रहे हैं और आप भी मूव कर रहे हो, बट एट दैट टाइम आप अपने पापा से क्या कहोगे कि पापा आप मेरे रेफरेंस में रेस्ट में हो, क्योंकि आप मेरे रेफरेंस में पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। मैं आपके रेफरेंस में रेस्ट में हूं, क्योंकि मैंने आपके रेफरेंस में पोजीशन चेंज नहीं करी। पर ग्राउंड के रेफरेंस में हम दोनों काय में हो गए? मोशन में हो गए। ग्राउंड के रेफरेंस में, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस में कार आगे जा रही है, तो कार के साथ आप दोनों भी आगे जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो वो रेस्ट में होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज करता है, फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो काय में होता है? मोशन में होता है।
वो काय में होता है? मोशन में। चलो एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, अपना तो काम ही भी है अच्छे से समझाना, है ना। लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, पर ये है भैया, अगर पूरा देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएंगे कि अगले दिन से किसी को पढ़ाने लग जाओगे, किसी को भी पढ़ा लेना इसके बाद, कोई तुम्हें गलत नहीं कह पाएगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये ए बैठा हुआ है, ये बी बैठा हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म पे कहीं पे सी खड़ा हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एक ट्रेन का डब्बा है, ठीक है ना, ये एक ट्रेन की बोगी है। ये ट्रेन की बोगी 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। एक बंदा है सी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और ये दो बंदे हैं ए और बी, ये बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। जैसे आप ट्रेन के डब्बे में आमने सामने वाली बर्थ पे बैठ जाते हो ना, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, आप आमने सामने बैठ जाते हो। ऐसी परिस्थिति में ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, और सी यहां पे बैठा हुआ, सी खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, जो ट्रेन को जाते हुए देख रहा है। ए ने बी से क्या कहा? ए ने बी से क्या कहा? ए का स्टेटमेंट बी के बारे में, यू आर इन रेस्ट, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, मतलब मेरे रेफरेंस में, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, ए ने बी से कहा। क्यों? क्योंकि क्या देखा, ट्रेन तो चल रही है, पर ए ने देखा पिछले 1 घंटे आधे घंटे से जो बी है मेरे सामने बैठा हुआ है, कहीं गया ही नहीं। भले ही ट्रेन आगे बढ़ रही हो, पर मेरे रेफरेंस में बी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, वो तो उसी जगह पे बैठा हुआ था। तो ए ने स्टेटमेंट दे दिया, यू आर इन रेस्ट विद रेफरेंस टू मी। तो बी ने भी सेम स्टेटमेंट दिया, यू आर ऑल्सो इन रेस्ट, यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। बी ने भी ऐसे कह दिया, अगर मैं तुम्हारे रेफरेंस में रेस्ट में हूं, मैंने तुम्हारे रेफरेंस में पोजीशन चेंज नहीं करी, तो सिमिलरली तुमने भी मेरे रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ तो तुम मेरे सामने बैठे हुए, अपन दोनों एक दूसरे के सामने से कहीं नहीं गए, ठीक है ना। अब ए एंड बी ने जब खिड़की से बाहर देखा दोनों ने साथ में, तो उन्होंने सी को क्या देखा, ट्रेन आगे जा रही थी, तो उन्होंने सी को पीछे जाते हुए देखा, जबकि सी अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, पर ट्रेन आगे जा रही थी। जब आप ट्रेन से बाहर देखते हो तो आपको पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, पर वो तो अपनी जगह खड़े हैं, कोई पेड़ के पांव तो नहीं लग गए जो भागने लगा। पर आपको ऐसा लगता है ट्रेन आगे जा रही, तो आपको ऐसा लगता है भैया पेड़ पौधे जितने भी लोग हैं सब पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा लगता है। तो जो लगा वो ए और बी ने बोला। ए और बी ने क्या बोला? सी इज इन मोशन, सी इज इन मोशन, ठीक है ना। तो सी ने ए एंड बी के बारे में क्या बोला? जो सी ने देखा वो बोला। सी ने क्या देखा? ट्रेन जा रही है, ट्रेन का ये डब्बा आगे की तरफ जा रहा है, और डब्बे में जितने लोग हैं वो सब भी आगे की तरफ जा रहे हैं ट्रेन के साथ इस स्पीड से। तो उसने ए और बी को भी आगे जाता देखा, तो उसने क्या बोला? ए एंड बी आर इन मोशन। उसने क्या कहा? ए एंड बी आर इन मोशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 5 सेकंड सोचो, 5 सेकंड। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए ने बी से कहा यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, बी ने ए से कहा यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, ए और बी ने सी के बारे में कहा सी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अस, हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में है, पीछे की तरफ जाता दिख रहा है। सी ने ए और बी के बारे में कहा ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, क्योंकि पूरी ट्रेन आगे जा रही तो मुझे ए और बी भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? सुन के आश्चर्य होने वाला है। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। जो जैसा देखता है वैसा बोलता है। सब अपने अपने रेफरेंस में बातें करते हैं, सब अपने अपने रेफरेंस में बातें करते हैं। जो जैसा देखता है वैसा बोलता है। इसलिए आज हम एक एमसीक्यू वाला पॉइंट सीख गए यहां पे। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इससे हमको एक एमसीक्यू वाला पॉइंट समझ में आ गया। वो एमसीक्यू वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो डेफिनेशन के बाद। और वो एमसीक्यू वाला पॉइंट क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। क्या पॉइंट सीखे हम एमसीक्यू के लिए? रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है हम एब्सोल्यूटली नहीं कह सकते यू आर इन रेस्ट। आप जब भी किसी की पोजीशन बताते हो तो वो किसी ना किसी के रेफरेंस में बताते हो, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते यू आर इन रेस्ट। रॉन्ग। यू आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
You are in rest with respect to me. You are in rest with reference to time. You are in rest with respect to this car. You are in rest with respect to this board. You are in motion with respect to ground. एक ही ट्रेन, एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तुम, एक ही बाइक पे तुम और तुम्हारे पापा बैठे हैं, बाइक पापा चला रहे हैं, तुम पीछे बैठे हुए हो। तुम अपने पापा से क्या कह सकते हो? दो स्टेटमेंट कह सकते हो, पापा यू आर इन रेस्ट विथ रेफरेंस टू मी, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, बैठी हुई हूं। यू आर इन रेस्ट विथ रेफरेंस टू मी, बट पापा विथ रेफरेंस टू ग्राउंड, हम ग्राउंड के रेफरेंस में, हम दोनों काय में हैं। पापा आप और मैं दोनों ग्राउंड के रेफरेंस में काय में हो गए, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहां से। एमसीक्यू असर्शन रीजन दोनों बन सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बच्चा क्लियर है यहां तक? क्यों बच्चा क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। हेडिंग लगाइए स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। भैया फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो पढ़ोगे अभी, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और क्या क्यों कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हो, इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आप वेट निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, एक वैल्यू आएगी कि नहीं उसको। तो जिसको भी आप मेजर कर सकते हो उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्केलर एंड वेक्टर। कौन सी दो कैटेगरी? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर वो होते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब होता है उसमें दो चीजों से मिलकर बनता है, यूनिट एंड वैल्यू। मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बनता है, यूनिट एंड वैल्यू। जैसे मैं बोलूं 100 केजी, तो 100 केजी में जो 100 है ये वैल्यू है, किलोग्राम है ये यूनिट है। वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, इनका अकेले अकेले एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? मेरा घर यहां से 100 दूर है, क्या 100 दूर है? अरे मेरा घर यहां से 100 किलोमीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, 100 इंच दूर है, 100 सेंटीमीटर दूर है, 100 फुट दूर है। वैल्यू को जान देती है यूनिट और यूनिट को मान देता है वैल्यू। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। यूनिट और वैल्यू हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं और यूनिट और वैल्यू साथ मिलकर बनते हैं मैग्नीट्यूड। और जब उस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है तो वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर। मैग्नीट्यूड में क्या ऐड हो जाए? डायरेक्शन। मेरा घर यहां से 100 किलोमीटर दूर है, मैंने स्केलर में बात करी। मेरा घर यहां से 100 किलोमीटर दूर है इन नॉर्थ डायरेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने मैग्नीट्यूड के साथ क्या मेंशन कर दिया? डायरेक्शन मेंशन कर दिया। इसका डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए काफी है कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बनता है, यूनिट एंड वैल्यू। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है बच्चा? चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 साइंस, चैप्टर नंबर 7 मोशन। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरी भी बनता है। हर प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। तो आप समझ सकते होंगे हम अपना बहुत ध्यान देने वाले हैं इस टॉपिक पे। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? पक्का? राइटिंग वाइटिंग सब क्लियर है ना? चलो 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 चलो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन भी देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। हर चीज को बहुत बेसिक में जाके पढ़ने वाले। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना? एक एग्जांपल से बात करते हैं। मेरा बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको बहुत बार देखने मिल जाएगा मेरे कई पुराने लेक्चर्स में।
इस पॉइंट को मैं ए बी सी और डी नाम देता हूं क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है ये एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पर डिस्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, और फिर बाद में डिफाइन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कहानी सुनिए, स्टोरी सुनिए, क्या है। यह आपका घर है, यह आपका घर है, यह आपका घर है, यह आपके दोस्त का घर है, यह स्नैक्स कॉर्नर है, और यह आपकी कोचिंग है। आप अपने घर से निकले तो आप सीधे कोचिंग नहीं जाओगे, आदत होती है। आप अपने घर से निकले सबसे पहले कहां जाओगे भाई? अपने दोस्त को उठाने, है ना। बिना दोस्त के कैसे जाएंगे कोचिंग? कोचिंग में आजू बाजू बैठ के कुछ गपशप भी तो होना चाहिए। स्कूल की बातें कोचिंग में ही तो पूरी होती हैं। जो प्रेम कहानी चालू होती है स्कूल में, उसको अंजाम मिलता है कोचिंग में जाके, है कि ना। या जो दुश्मनी, जो लड़ाई चालू होती है स्कूल में, उसका इंतकाम मिलता है कोचिंग में जाके। या जो डाउट शुरू होते हैं स्कूल में, उनको पूर्ण विराम मिलता है कोचिंग में जाके। ये तो कविता हो गई, हाँ या ना। कोचिंग बहुत प्रकार की चीजें करती है, तो इसलिए आदमी अकेले, मतलब बच्चे अकेले नहीं जाते। बच्चे अपने घर से निकले, अपने दोस्त क्या पहुंचे। अब दोस्त भैया थोड़ा सा भुक्का टाइप का होता है अपने जीवन में, हर एक दोस्त ऐसा ही है, भूखा, ठीक है ना। तो कहा यार थोड़ी भूख लग रही है यार, एक आध समोसा तो खा ले यार भाई, चल रहा है ना यार, तेरे क्या इतनी जल्दी पड़ रही भाई, एक समोसा एक पेटिस में क्या जाएगा, एक कचौड़ी, ठीक है ना। तो उसने की ठीक है चल, तो दोनों स्नैक्स कॉर्नर पहुंच गए, समोसा कचौड़ी मोमोज लपेटे। इतने में याद आई, अबे कोचिंग का टाइम हो गया यार, जल्दी चल, नहीं तो सर फोन कर देंगे घर पे, मम्मी को बता देंगे कि ये 5-10 मिनट लेट आए हैं। फिर कौन जवाब देता फिरेगा, कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, रोज का बहाना हो गया। यहां से दौड़ के दोनों कोचिंग आ गए। अब ध्यान से सुनना, वो पहले कहां गए, A to B गए, B to C गए और फिर C to D गए। उनकी एक्चुअल ये थी कहानी, A to B, B to C, C to D। यही तो डिस्टेंस होता है। क्या होता है डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। Total path covered by an object in any direction is known as distance. Total path covered by an object in any direction is known as distance. हम डायरेक्शन को मेंशन ही नहीं कर रहा है, पहले A to B, फिर B to C, फिर C to D। तो what is distance? A to B plus B to C plus C to D. This is your distance. The total path covered by an object in any direction is known as distance. Is known as distance. इसकी यूनिट होती है मीटर, और इसमें डायरेक्शन का मेंशन नहीं है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यूनिट होता है मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इसको थोड़ा सा मिटा दो बेटा, यहां लिख दे रहा हूं फ्रेंड्स होम, ये FH। भैया डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, कभी आप ट्रेवल नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल हो जाता है, आप तो डिस्टेंस ही ट्रेवल करते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यह आपका इनिशियल पॉइंट था, यहां से आपने चलना चालू करा, यह आपका फाइनल पोजीशन था। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। Straight distance between initial point and final point is known as displacement, that is AD. AD is your displacement. आप डायरेक्ट भी आ सकते थे, पर डायरेक्ट आप आए नहीं, आपके पास ऑप्शन था। अगर आप सीधे रास्ते पे चलते तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होता। अभी समझोगे आगे जाके, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ये भी MCQ का पॉइंट है क्यों। पर अभी के लिए सुनना काफी है कि भैया स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। Straight distance between initial point and final point is known as displacement. In this case displacement is AD. इसका यूनिट भी मीटर होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये डायरेक्शन पे, इसका डायरेक्शन चेंज पे इफेक्ट पड़ता है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। कैसे, वो आगे समझ में आएगा। अभी के लिए आपको याद करने के लिए काफी है,
द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, straight distance between initial and final point is known as displacement. Displacement is a vector quantity. दोनों की यूनिट एक्चुअली में मीटर है भाई. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो वो डिस्टेंस जिसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करा है. डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, कोई डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं. और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक ऐसी डिस्टेंस जिसको आपने सीधा चला है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप बिल्कुल जो सीधा ट्रेवल करते हो, स्ट्रेट, नाक की सीध में ट्रेवल करते हो बिना इधर मुड़े तोड़े, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? चल, इसके बीच में हम डिफरेंस लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार डिफरेंस भी आ जाता है. और डिफरेंस एक काम करेंगे, सबसे आखिरी में लिखेंगे जब इस टॉपिक को एंड कर रहे होंगे ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिफरेंस लिख लेंगे, वो थ्योरी क्वेश्चन हो जाएगा. अभी एक एग्जांपल समझा लेता हूं. एक एग्जांपल से कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूं, देखते हैं क्या है. एक थ्योरी है, एक स्टोरी है, थ्योरी कह रहा हूं, स्टोरी है. एक अंकल की स्टोरी है. ये 10 किलोमीटर का रास्ता है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में यहां पे कोई पॉइंट सी है, वो बिल्कुल बीच में है. तो ये रास्ता 5 किलोमीटर का हो जाएगा यहां से. तो यहां से भी कितना बचा? 5 किलोमीटर बचा. एक अंकल है, बेचारे कहना तो गलत होगा, एक अंकल है और एक आंटी भी है, खूबसूरत सी. तो आंटी ने अंकल से कहा, ए जी सुनते हो, जरा बाजार चले जाना और ये सामान ले आना. तो अंकल बेचारे निकले पॉइंट ए से, बाजार है पॉइंट बी पर. अंकल कहां से कहां गए? अंकल ए टू बी गए. अंकल ए टू बी गए. अंकल कहां पहुंच गए? ए से लेके बी पे पहुंच गए. ये अंकल यहां से निकल गए. ए से लेके कहां पहुंच गए? ए टू बी पहुंच गए. ए टू बी पहुंचे तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? तुम कहोगे भैया 10 किलोमीटर. ए से बी गए तो हमारा क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस. ए से बी जाने में टोटल कितना पाथ कवर किया? 10 किलोमीटर. तो भैया डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा. बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? भैया डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताऊं क्या होती है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस भी ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. बेटा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस भी कितना है? 10 किलोमीटर. तुम कहोगे भैया ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए. तो यहीं पे तो मैं आपको एक नोट लिखवाने वाला हूं जो एमसीक्यू में आ सकता है. और वो क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते में ट्रेवल करता है बिना डायरेक्शन को बदले. वो ए टू बी जा रहा था तो बी टू ए नहीं आया. वो ए टू बी जा रहा था ना, बीच में कहीं रुका, ना रुका भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, पर पीछे नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया. वो ए टू बी जा रहा था तो ए टू बी जाता रहा, अभी तक की कहानी है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है बिना डायरेक्शन को चेंज करे, तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं. तब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं. लिख लीजिए इस पॉइंट को. when an object moves in a straight path without changing direction, then magnitude of distance is equal to displacement. Then magnitude of distance is equal to displacement. Out of focus तो नहीं जा रहा? नहीं. When an object moves in a straight path without changing direction, then magnitude of distance is equal to displacement. ठीक है ना? Then magnitude of distance is equal to displacement. हम ये कह सकते हैं, यहां के इस पॉइंट के बाद ये मिटा रहा हूं मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा. हम ये कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, बिना डायरेक्शन को चेंज करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तुम कहोगे क्यों भैया 1 कब होता है? रेशियो 1 तब होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे, और वो कब होगा? जब दोनों स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं, उस समय रेशियो कितना आएगा? 1। बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, या ये कहें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मोर देन 1 होता है या तो इक्वल टू 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो या तो लेस देन 1 होता है या तो इक्वल टू 1 होगा। 1 कब होता है रेशियो? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू के पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू के पॉइंट है, ठीक है। अब अंकल पॉइंट बी पे थे, थोड़ा सामान वामान जल्दी खरीद लिया, तो अंकल को लगा यार मेरा एक दोस्त है यहाँ पॉइंट सी पे, चलो दोस्त के यहाँ तक चलता हूं। तो अंकल ने थोड़ी सी कहानी ये कर दी, अंकल ए टू बी गए और फिर बी टू सी चले गए। अंकल ए टू बी गए और फिर बी टू सी चले गए। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? 10 पहले चल चुके थे, डिस्टेंस 10 पहले चल चुके थे, यहां से ए टू बी 10 चले थे, अब बी टू सी आ गए तो 5 और चल लिए, 10 + 5 15 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब अंकल यहां खड़े हुए, यहां है ही नहीं, सी पे आ गए। इनिशियल पॉइंट तो बार बार बदलेगा ना, इनिशियल पॉइंट तो यही था। इनिशियल पॉइंट तो एक बार जो था वो था, जहां से शुरुआत करी दैट इज इनिशियल। फाइनल बार बार बदल सकता है, फाइनल पहले पॉइंट बी था, अब फाइनल पॉइंट सी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। आप देख रहे हो, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस कितना बचा? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसको डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ा। डिस्प्लेसमेंट में जैसे ही डायरेक्शन चेंज करी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है कहानी? क्लियर है? अब फिर से एक स्टोरी आ गई। अब अंकल को आंटी का फोन आ गया कि कहां रह गए, जल्दी आओ ना घर। तो अंकल ने सटाके से चाय पी। तो अंकल ए टू बी गए थे, बी टू सी गए और फिर सी टू कहां आ गए? वापस से ऐसे गए हैं अंकल, ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए और सी टू वापस से आ गए। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पहले गए थे 10, फिर बी टू सी आ गए 5, फिर सी टू ए आ गए फिर 5, टोटल कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तुम सब ने आंसर दे दिया होगा। ये इनिशियल था पॉइंट ए, यही फाइनल हो गया। ये देखो, यही पॉइंट ए है, यही इनिशियल था और यही फाइनल हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉमन हो गए, इनके बीच में कोई डिस्टेंस हो सकती है क्या? इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गए। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो हम क्या सीखे? जिस पॉइंट से चलना चालू करते हो जब आप वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हो, जिस पॉइंट से चलना चालू करते हो जब वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। आई होप ये पॉइंट एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको इसका डिफरेंस लिखवा देता हूं, है ना। डिफरेंस आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पहला पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप लोग डिटेल में लिखना बेटा, मैं तो समय बचाने के लिए लिख रहा हूं जिससे वीडियो की लेंथ छोटी हो। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पे डायरेक्शन का फर्क पड़ता। देखा आपने, डायरेक्शन चेंज करते इस मैग्नीट्यूड कम हो गया। इट इज
वेक्टर। कई लोग पूछेंगे भैया आप न्यूमेरिकल कब करवाओगे, ये थ्योरेटिकल वीडियो है, थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो है, सारे टॉपिक के थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो प्रॉपर न्यूमेरिकल का होने वाला है। इट इज वेक्टर। थर्ड, डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बड़ी गजब की बात है, ये आपको ग्राफ में समझ में आएगा। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तुम कहोगे भैया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया क्या होता है, भैया जीरो भी समझ में आ गया कि जब हम जिस पॉइंट पहुंचते हैं, जिस पॉइंट से चलना चालू करते हैं, यदि उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा भैया, नेगेटिव कैसे हो सकता है, कोई चीज मूव कर रही तो वो नेगेटिव क्या हो सकता है। यहां पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मतलब है कि आपने जिस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना है, मैंने कहा ना शुरुआत में रेफरेंस, आप पॉइंट ए से चलना चालू करे थे, आप पॉइंट ए पे पहुंच गए, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। आप अपने रेफरेंस पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से शुरू करे थे वापस वहीं पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पर यदि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, आप पॉइंट ए है, इधर तक पॉइंट ए पे वापस पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर अगर आप पॉइंट ए से वापस पीछे की तरफ आने लगे, इसको मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहता हूं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं तुम कुछ नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हो, नहीं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ओनली शोज दैट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अपने रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन थी आप उसके जस्ट अपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जैसे वो गूगल मैप में अपन डायरेक्शन बदल दो तो वो तुरंत टर्न अबाउट टर्न अबाउट टर्न अबाउट बोलने लगती ना, ये वही नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, उस टाइम के डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिफरेंस लिख लीजिएगा। चलिए, आई होप आपका बेस बन गया होगा। अब हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं। क्या कहती पब्लिक, आया ना? समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर देना यार। मैं कभी बोलता नहीं हूं पर आज बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा है जरूरत है यार, है ना? स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी तो बहुत आसान चीज है भैया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक्चुअली में क्या बताता है कि आपने कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया है। व्हाट इज स्पीड? हमें भोपाल पहुंचने में हम मान लो 150 किलोमीटर हमारे यहां से भोपाल है, हमको 3 घंटे लग गए, तो 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में जो हमें 3 घंटे का समय लगा, वही तो हमारी स्पीड आई कि 150 किलोमीटर और 3 घंटे का समय, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें पता चल गया हमने हमारी गाड़ी कैसी चलाई होगी, 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाई। हालांकि ये एवरेज होती है, ये पर्टिकुलर स्पीड नहीं है, एवरेज है। अभी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी तो 80 पे भी गई होगी, 90 पे गई होगी, पर हमने टोटल जर्नी को जब सम अप कर दिया तो हमें एवरेज मिल गया। दैट इज नोन एज स्पीड, कि आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल करा है। तो तुम कहोगे भैया व्हाट इज वेलोसिटी? अभी बताते। वेलोसिटी में आ जाता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तुम कहोगे मतलब ये अ स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं? स्पीड विथ डायरेक्शन। आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, कुछ ना कुछ स्पीड तो रही होगी, बट एक फिक्स डायरेक्शन में जब आप मूव कर रही है, आप उसकी जर्नी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप क्या देखते हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट बदला है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन। यहां पे आप देखते हो कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में ट्रेवल करा, दैट इज नोन एज स्पीड। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड है। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तो समझ में आ गया। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब फिर कोई बात, नेगेटिव वेलोसिटी ओनली रिप्रेजेंट्स दैट कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होगे। नेगेटिव वेलोसिटी सिर्फ ये रिप्रेजेंट करती है भैया कि आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो अब आप बदल चुके हो, आप अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से भटक चुके हो, एक्चुअल डायरेक्शन पे आप नहीं हो। नेगेटिव का मतलब ये है।
तुम कहोगे भैया जीरो पे ही तो गाड़ी चलती नहीं है, नेगेटिव में कैसे चलेगी? अरे नेगेटिव वेलोसिटी मेरे लाला इतना रिप्रेजेंट करती है बस कि तू तेरे रेफरेंस पॉइंट से भटक चुका है, तू तेरे रेफरेंस पॉइंट से, तेरे स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए तेरी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। ग्राफ पे ज्यादा अच्छे से समझ में, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दोनों भाई हैं, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन को अपन मान लो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें तो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, वैसे तो वेलोसिटी होता है पर ठीक है तुम अभी 9th में तो स्पीड भी लिख सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, पर्टिकुलर आपकी जो वेलोसिटी है वो कितना बदल रही है समय के साथ, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे एक्सेलरेटर आप देते हो तो आपकी स्पीड समय के साथ क्या होती चली जाती है, आपकी वेलोसिटी समय के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है ना। तो दैट इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी बना के लिख सकते हैं अपन, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तुम कहोगे ये v माइनस यू कहां से आ गया? v रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो फाइनल वेलोसिटी को, है ना, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। जिसको डिटेल लेक्चर देखना है वो मैंने बाय पार्ट्स में ही बना रखे हैं, ये तो वन शॉट है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा है, ठीक है ना। चेंज कभी भी कैसे मिलता है? फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो। किसी का भी चेंज चाहिए तो उसकी फाइनल में से उसकी इनिशियल वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपको चेंज मिल जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये तो बात तब हो गई जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड एकदम से कम होती है, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाए, सामने कोई जानवर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, आपको सडन ब्रेक लगाना पड़ता है, या गाड़ी रोकने के लिए भी आप ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है ना। तुम कहोगे नहीं सर, हमने तो कईयों को देखा है जो पांव लंबे करके गाड़ी रोक लेती हैं। लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना, लड़कियां बहुत अच्छे से गाड़ियां चला भी लेती हैं और आजकल तो वायुयान भी उड़ा लेती हैं, देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर, समझ गए ना। किसी लड़की के बारे में बात करने के पहले 100 बार सोचना, ठीक है ना। तो आप ब्रेक लगा के गाड़ी रोकते भी तो हो। तो इंक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? रिटार्डेशन। जब आप गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकते हो उस दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन बोल सकते हैं रिटार्डेशन, या ये कहें नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। कई बार एक्सेलरेशन क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में भी होने लगे तो अभी वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, पर उसकी वैल्यू हो सकता है बढ़ती हुई हो। तो यहां पे नेगेटिव हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब जहां पे उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। यहां पे मैं और लिख दूं डिक्रीजिंग चेंज, क्योंकि कई 11th वाले इससे दिक्कत कर सकते हैं कि भैया नेगेटिव वैल्यू तो डायरेक्शन में ही होगी। अभी 9th के हिसाब से बता रहा हूं, डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी, डिक्रीजिंग चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना, जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हो, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। उस रेफरेंस में मैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये था एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। डेफिनेशन को जल्दी जल्दी बाय पार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। यूनिफॉर्म मोशन को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या आप लिखते जाइए भैया, कहीं ना कहीं काम आएंगे। और यूनिफॉर्म मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तुम कहोगे क्यों? अरे जब स्पीड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? जीरो। तुम कहोगे क्यों? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration. But uniform motion में क्या? When an object covers equal distance in equal time interval.
When an object covers equal distance in equal time intervals, it means speed is not changing, velocity is not changing, कुछ चेंज नहीं हो रहा, स्पीड बिल्कुल नहीं बदल रही, तो उस दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। उस दौरान एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ये मैं बात कर रहा हूं जब आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो। सर्कुलर पाथ में मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगा देता है ना। अभी मैं स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा हूं। जब आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो और आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, आप बिल्कुल एक फिक्स स्पीड से चल रहे हो, उस दौरान आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। और उस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। When an object covers equal distance and equal time intervals, that is known as uniform motion. Uniform motion के दौरान एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन के बाद भैया एक बहुत प्यारा डेफिनेशन आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्कूलों में कई बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। इसका अपन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म वर्ड मतलब एक जैसा, एक समान। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? When the change in velocity is uniform, velocity is changing, no doubt, velocity बदल रही है। मैं ये नहीं कहता velocity नहीं बदल रही, velocity बदल रही है, but एक जैसी बदल रही है। When change in velocity is uniform, then that type of acceleration is known as uniform acceleration. लिखते जाना आप लोग। When change in velocity is uniform, when rate of change of velocity is uniform, जो velocity बदलने का rate है वो एक जैसा है। When rate of change of velocity is uniform, then that type of acceleration is known as uniform acceleration. For example, आपकी स्पीड 0 थी, आपकी 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई। हर एक सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बढ़ी है? 10 बढ़ी है ना इन द मैग्नीट्यूड। आई एम नॉट टेकिंग यूनिट। एक पर्टिकुलर सेकंड में आपकी स्पीड में कितना इजाफा हुआ है? एक पर्टिकुलर सेकंड में आपकी स्पीड में कितना इजाफा हुआ है? 10 का। मतलब जो ये चेंज है ये फिक्स है। ये जो चेंज है ये कैसा है? फिक्स है। इसलिए इस टाइप के वेलोसिटी बढ़ रही है, नो डाउट, स्पीड इज इंक्रीजिंग, नो डाउट, बट वो कैसी बढ़ रही है? फिक्स बढ़ रही है। उसका जो बढ़ने का तरीका है, हर एक सेकंड में 10 बढ़ गई, हर एक सेकंड में 10 बढ़ गई। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना। एग्जांपल, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। उस दौरान जो एक्सेलरेशन होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रेविटी में पढ़ोगे आप लोग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्पीड में कितना चेंज आता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड हर सेकंड में बढ़ जाती है, इतनी स्पीड हर सेकंड में बढ़ जाती है। इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल, या ये कहें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखा बेटा, अपन ने पेस पकड़ लिया कि नहीं? अब 1 घंटा भी नहीं हुआ लेक्चर को, 48 मिनट्स का लेक्चर हुआ है और आप लोग ग्राफ पे पहुंचने वाले हैं। आई बात समझ में? बेस बन जाता है ना एक बार, तो थ्योरी बहुत जल्दी तो फास्ट होती है। अब आप कहोगे हम 30 मिनट में या 40 मिनट में चैप्टर समझा दें, तो वो तब समझा सकते हैं जब आप एक बार पूरा चैप्टर करके बैठे हो। अगर आप सिर्फ शुरुआती वहां से करोगे 30 मिनट में, तो बेटा मैं व्यूज के लिए तो काम करता हूं, पर ऐसे व्यूज भी नहीं चाहिए। व्यूज चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, बच्चे चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, बट ऐसे नहीं चाहिए जो सर पहली बार आए कहे तो सर हमें तो 30 मिनट में सिखा दो, देख लो क्या होता है। नहीं सर, आदत नहीं बिगाड़नी यार। आज 9th में ये आदत तुम्हारी बिगाड़ेंगे, कल के दिन यही 10वीं 11वीं में जब तुम हमारे पास दोबारा लौट के आओगे, तुम कहोगे सर वो आपने जो 30 मिनट वाला हमें सिखाया था ना, उस चक्कर में हम पास तो हो गए, बेस नहीं बना पाए। आपकी गलती है, तुम हमें कहोगे, 2 साल बाद कह दोगे, तो वो 2 साल बाद सुनने से अच्छा है आज थोड़ा सा लंबा वीडियो देख लो। 30 मिनट वाला भी बनाएंगे, 15 मिनट वाला भी बनाएंगे और 10 मिनट का बना देंगे, पर वो तब जब तुम्हारा 2 घंटे का वीडियो क्लियर होगा मेरे बच्चे। तुम एक बार ये सारे न्यूमेरिकल कर चुके होगे, ये सारी थ्योरी पढ़ चुके होगे, सारी डेफिनेशन लिख चुके होगे, तब वो तुम्हारे काम आएगा। डन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हेडिंग लगाएं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अरे ये तो बड़ा आसान है, इसका मैं सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूं, फिर डिफाइन करूंगा।
ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक। आप अपनी कार को ट्रैफिक रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो कभी आपकी स्पीड 30 होगी, थोड़ी सी खाली जगह मिल गई, थोड़ी सी और खाली जगह मिल गई, आपकी स्पीड 50 हो गई, एकदम से जगह कंजस्टेड हो गई, आपकी स्पीड वापस से 20 हो गई, फिर आपको खाली रोड मिल गई, आपने एक्सीलरेटर दिया बजा के, आपकी स्पीड 60 हो गई, फिर एकदम से कोई गाय बकरी भैंस कुछ आ गया, आपकी स्पीड फिर 10 हो गई, फिर एकदम ही रेड सिग्नल आ गया, आपकी स्पीड 0 हो गई, फिर ग्रीन सिग्नल हुआ, आपने स्पीड एक्सेलरेट करी, आपकी फिर 40-50 हो गई। तो आप देख रहे हो आपकी जो चेंज इन स्पीड है वो फ्रिक्वेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। व्हेन योर चेंज इन स्पीड, व्हेन rate of change of velocity or speed, when rate of change of velocity or speed is not fixed, when rate of change of velocity is not constant, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. When rate of change of velocity or speed is not constant, when rate of change of velocity is not fixed, change in velocity fixed नहीं है, वो कैसे भी मनगढ़ंत चेंज हो रही है, then that type of acceleration is known as non-uniform acceleration. एग्जाम्पल है ड्राइविंग अ कार इन अ ट्रैफिक रोड। ड्राइविंग अ कार इन अ ट्रैफिक रोड, कभी 20 थी, फिर 40 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर ब्रेक लगाया तो 30 हो गई, फिर एकदम से बढ़ा दी 50 हो गई। कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है चेंज होने का, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। देन दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ या ना बच्चा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है भाई क्या होता है? डेफिनेशन लिख लें इसकी। मैं बताऊं, पहले लाइव स्ट्रीमिंग करने की सोच रहा था मैंने, पर लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए एक दिन करी भी थी, पर हो क्या रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग अगर 1 घंटा लाइव स्ट्रीम अभी करता ना तो मैं यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में इतनी सारी चैट आती हैं, ये उनके जवाब दो, फिर बच्चे कह रहे हैं सर ये करा दो वो करा दो, उनको कोई मतलब नहीं, वो पढ़ने नहीं है, वो सिर्फ कमेंट करने आते हैं कि हम उनका नाम ले दें बस। कुछ जेन्युइन बच्चे भी आते हैं, पर अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो उसमें से 5 या 7 पढ़ने के लिए आते हैं, 13 या 14 सिर्फ टाइम पास करने आ गए, जो रैंडमली वो कर रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, उनको लाइव दिख गया, क्लास 9 के थे, चलो आके मस्ती कर लेते हैं, मौज कर लेते हैं, गुड इवनिंग लिख देंगे, सर हमारा नाम ले देंगे, हमारे कुछ मजे बुझाएंगे, किसी को कुछ बोल बाल देंगे बस। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग करने का मन ही नहीं करता। नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग मुझे मालूम है इफेक्टिव होती है, अपलोडेड से ज्यादा इफेक्टिव होती है, बट आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट लिखें, आप बताएं कि मेरे लाइव लेक्चर और या अपलोडेड में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यार रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves on a circular path with constant speed, when an object moves on a circular path with constant speed, then it is known as uniform circular motion, then it is known as uniform circular motion, then it is known as uniform circular motion। यहां पे एक तो सवाल हमारा यह है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? जब आप कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हो तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन कैसे बोल सकते हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों? सीधा सा रीजन है भैया, मैंने क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बोला है, कांस्टेंट स्पीड यानी मैग्नीट्यूड फिक्स है, पर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फिक्स है क्योंकि आपने क्या बोल रखा है, कांस्टेंट स्पीड,
आपने डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, कांस्टेंट स्पीड, फिक्स मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वेरिएबल है, डायरेक्शन बार बार बदल रही है, वेरिएबल डायरेक्शन, वेरिएबल डायरेक्शन, इस पॉइंट पे यहां डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे यहां डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहां है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन यहां है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन दिस केस magnitude of velocity is constant, that is speed. Magnitude of velocity is constant, magnitude of velocity, that is speed, is constant, but its direction is changing continuously at every point, but its direction is changing continuously at every point. उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। और वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड पे या और डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी, और दोनों बदलेंगे तो भी वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है ना। तो इन दिस केस मैग्नीट्यूड फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स स्पीड है, परंतु डायरेक्शन बदल रही है, इस कारण वेलोसिटी बदल गई। और अगर वेलोसिटी बदलेगी, अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा तो वो मोशन एक्सेलरेटेड होगा। तो क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन दिस केस magnitude of velocity is constant, that is speed, magnitude of velocity is constant, that is speed, but its direction is changing continuously, but its direction is changing continuously at every point, at every point, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। एक ही रीजनिंग क्वेश्चन बनता है बस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थ्योरी खत्म हो गई है, लास्ट थ्योरी पे आ चुके हैं हम, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और चूंकि ये थ्योरी नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो उसको मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम ग्राफ चालू करेंगे और चैप्टर की थ्योरी को फिनिश करेंगे। बस थोड़ी देर तक संयम बना के रखें। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसमें केस 1, तुम कहोगे इसमें भी केस है, केस 1, when change in speed or velocity, when change in speed or velocity is not uniform, वेलोसिटी बदल तो रही है, स्पीड बदल तो रही है, बट जो उसके चेंज होने का रेट है वो एक सा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म तरीका है। when change in speed or velocity is not uniform, उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। When change in speed और velocity is not uniform, जब velocity और speed के change in rate होने का है, जो change होने का rate है वो एक सा नहीं है, when change in speed और velocity is not uniform, in that case average speed is total distance upon total time, average velocity is total displacement upon total time. Case 2, case 2 है when rate of change of velocity और speed is constant, जब वो रेट जो है बदलने का रेट है वो फिक्स है, एक पर्टिकुलर रेट के साथ चेंज हो रही है। when rate of change of velocity और speed is constant, then तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल आपकी स्पीड 0 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 70 हो गई। ठीक है ना। तो चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी कैसा था, फिक्स था, 10-10 का परिवर्तन आ रहा है, देखो 10-10 का अंतर है, 10-10 का डिफरेंस है, देखो 10-10-10-10-10-10, मतलब
जो चेंज तो हो रहा है पर जो चेंज है वो फिक्स है, फिक्स है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 + 70 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 35। यूनिट अभी मैं कहीं नहीं लिखा हूं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा। 0 + 70 डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 70 प्लस इनिशियल कहीं भी आगे पीछे कर दो, v + u डिवाइडेड बाय 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 आंसर। ये डायरेक्ट आएगा, पर इसको कब यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को यूज तब करना है व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज कांस्टेंट। यहां से बेटा आपको एमसीक्यू मिल सकता है, यहां से आपको एमसीक्यू मिलेगा, यहां से आपको न्यूमेरिकल प्रॉपर मिलेगा, यहां से आपको एमसीक्यू मिल सकता है क्योंकि वो आपका ट्रिक चेक करना चाहता है, तो यहां से वो आपको एमसीक्यू दे सकता है, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो दिस इज डन विद थ्योरी। नाउ वी आर एंटरिंग या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ग्राफ। अब हम ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे बस 10 या 15 मिनट का लेक्चर और बचा है। ग्राफ तो बड़ी आसान चीज होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ना है, सॉरी, और उनका डेरिवेशन आजकल खत्म हो गया तो ठीक है, फिर भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम। बेटा जिसको डिटेल में पढ़ना हो, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है इस पे, है ना। मैं पूरे प्लेलिस्ट की लिंक दे देता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। आपको 19 वीडियो मिलेंगे टोटल, पॉइंट्स बात, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक अलग अलग मिलने वाले हैं। ये सारे ग्राफ एक ही होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। और ये भी कब एक से होते हैं, ये कब एक होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। इसमें भी दो केस हैं। केस 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, जब वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रहा, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब पोजीशन सब आपस में बराबर होते हैं, तो सारे ग्राफ एक से बनते हैं। बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है, तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम क्वेश्चन करते समय करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम यहां बना के दिखा रहे हैं आपको एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मान लो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप पोजीशन को, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। इन तीनों को आपने काय से रिप्रेजेंट करा, एक्स से, और टाइम को काय से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, टी से, तो ये एक्स टी, ठीक है ना। तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ये देखो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। टाइम 0 पे भी उसकी पोजीशन कितनी थी, 0। मान लो टाइम बढ़ के कुछ t1 सेकंड हो चुका है, तब भी उसकी पोजीशन कितनी है, 0। बिल्कुल देखो टाइम एक्सिस पे लेटा हुआ है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो काय में है, रेस्ट में है। टाइम एक ये लाइन भी क्या रिप्रेजेंट करती है, एट रेस्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हो अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लिख लीजिए अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ। अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स रेस्ट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल। एक सीधी टिल्टेड लाइन खींच दो, टिल्टेड मतलब थोड़े एंगल बनाती हुई। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। बेटा इसके तो न्यूमेरिकल करने में मजा आता है, ठीक है ना। ये तो याद करने वाली चीज है, समझने वाली है, आपको डिटेल में देखना, मैं लेक्चर लिंक डाल दे रहा हूं, देख लो। बेसिक बात है, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बना के दिखा रहा हूं जल्दी से, आपने आई होप बना लिया होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सीधी बात है, कर्व आ जाएगा। कर्व ये रिप्रेजेंट करेगा कि भैया जो डिस्टेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत तेजी से बदल रही है। देखो ये कर्व है, कम समय में ज्यादा पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना। यहां पे तो टाइम कम चेंज हो रहा है पर पोजीशन ज्यादा चेंज हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या ये कहें एक्सेलरेटेड मोशन।
कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए यहां पे हम एक बात और लिखना चाहेंगे, एमसीक्यूज में पूछता है वो, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। बेटा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। तो एक्सटी यहां रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम। बार बार बोल रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड और वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ ये होता है स्लोप। स्लोप मतलब आपका टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये होता है स्लोप। और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड और वेलोसिटी। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। स्लोप मतलब आप समझ लो एंगल, एंगल विथ टाइम एक्सिस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है वो टाइम एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली। तो स्लोप जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सिंपल क्वेश्चन है, ये है, ये आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दो कार का दे दिया, कार ए और कार बी, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? तुम साफ कह दोगे कार ए की स्पीड कार बी से ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए का स्लोप बी से ज्यादा है। ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, जितना बड़ा एंगल उतनी ज्यादा स्पीड। हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। इसका भी अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा। वीटी ग्राफ में रेस्ट क्या होगा? वीटी ग्राफ में रेस्ट क्या होगा? ये देखो, ये वेलोसिटी जीरो, ये टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है। टाइम बढ़ के कुछ t1 सेकंड हो गया मान लो, तो भी वेलोसिटी जीरो है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेस्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेस्ट। ये वाला ग्राफ, a line parallel to time axis in VT graph, a line parallel to time axis in VT graph, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम बढ़ता जा रहा है। ये देखो यहां टाइम जीरो था, वेलोसिटी मान लो कुछ थी उसकी कुछ u मान लो, कुछ वेलोसिटी u थी। टाइम बढ़ के कितना बढ़ गया? टाइम अभी पहुंच गया मान लो t1, तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी में चेंज तब आता जब ग्राफ ऊपर जाता, ये तो सीधा जा रहा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी। इस दौरान एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। मतलब वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन होती है, वीटी ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वीटी ग्राफ में a line parallel to time axis represents uniform motion, represents zero acceleration. A line parallel to time axis in VT graph represents uniform motion or zero acceleration. ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ये ग्राफ थी, ये ग्राफ थी, ये तीनों ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो है व्हेन इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर कुछ समय निकलने के बाद ये ग्राफ चालू हुआ है। ये वो इंसान था जो बिल्कुल समय पे दौड़ गया, ये वो है जो थोड़ा पहले दौड़ गया, ये वो है थोड़ा समय जब बीत गया उसके बाद दौड़ना चालू करें। पर तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों के तीनों ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ ये वाला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आने का मतलब भैया समय के साथ उसकी स्पीड कम हो रही है, और समय के साथ स्पीड कम होने को एक ही चीज कहते हैं, रिटार्डेशन। समय के साथ स्पीड कम हो रही मतलब रिटार्डेशन। और जैसे इसके बाद स्पीड नीचे पहुंचेगी वो देखो नेगेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो गई, इस पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। यहां पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, जैसे टाइम एक्सेस को टच करा वेलोसिटी जीरो हो गई। समझ रहे हो गुरु? तुम उस पॉइंट पे वापस पहुंच चुके हो जहां से तुमने चलना चालू करा था, वेलोसिटी जीरो हो गई। परंतु अगर तुम उस रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करके वापस निकल गए, मतलब तुमने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया, तुमने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, एक्चुअल डायरेक्शन को। उस समय की वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा? नेगेटिव वेलोसिटी कहूंगा। उस समय की वेलोसिटी को मैं क्या कहूंगा? नेगेटिव वेलोसिटी कहूंगा। दैट इज नोन एज रिटार्डेशन।
ठीक है ना। यहां पे आपको 2 पॉइंट लिखने चाहिए, सीधे सीधे एमसीक्यू में पूछते हैं कई बार। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट। आप बेटा डिस्टेंस भी ले सकते हो, परंतु सिर्फ 9th क्लास में, एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। जब आप वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है, जब आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैलकुलेट करते हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वन शॉट जो बनने वाला है वो बनेगा न्यूमेरिकल्स का। नेक्स्ट वन शॉट जो बनने वाला है वो बनेगा न्यूमेरिकल्स का। ये थ्योरी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने वाला है न्यूमेरिकल का। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।